नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आंसर के साथ बताएंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम, कौन सा बोर्ड एग्जाम बाबू, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खास यानी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ क्या कर लेना है, जोर से बोलो सब, क्या कर लेना है, जोर से बोलो सब, कोई जोर से बोलो, कंप्लीट कर लेना है। क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। आखिर क्यों कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, कहां से, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। वही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर, मनुष्य का शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है, यही आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है विटामिन, बी में एंजाइम दिया हुआ है, सी में आपका डीएनए दिया हुआ है, सी में आपका डीएनए दिया हुआ है, डी में आपका हार्मोन्स दिया हुआ है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिया हुआ है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मनुष्य का शरीर क्या चीज उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन का उत्पन्न नहीं करता है, या एंजाइम, या डीएनए, या हार्मोन्स। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, बता दें आंसर क्या उत्पन्न नहीं करता है मानव शरीर। तो विटामिन जो है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, याद रखोगे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसलिए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए में विटामिन है, और विटामिन जो है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देना है। एक बात और, आप लोग घर में पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे, ठीक है। घर में आप लोग पढ़िए, घर में आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब तक घर में नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग का रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। घर में मोबाइल ना के बराबर चलाइए। घर में आप लोग खूब मोबाइल चलाते हो, पढ़ाई पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। बाद में फिर आप लोग का रिजल्ट खराब हो जाएगा बाबू। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से विनती है कि घर में पढ़ने बैठिए, कम से कम 3 से 4 घंटा घर में डेली पढ़िए। जब तक घर में नहीं पढ़ोगे तब तक आपका काम नहीं चलने वाला है। आप लोग क्या करते हैं, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, जो जाते हो वहीं जाते हो, जो पढ़ते हो वहीं पढ़ते हो, लेकिन घर में आकर के दोबारा किताब कॉपी नहीं उल्टाते हो। यही गलत आदत है। इस गलत आदत को सुधारना होगा, तभी जाकर के आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा, तभी जाकर के आप लोग का 400 प्लस रिजल्ट होगा। यदि आप लोग 400 प्लस रिजल्ट चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपका मम्मी पापा का समाज में नाम हो, तो इसके लिए तो घर में पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी तो करना होगा। बिना सेल्फ स्टडी करने से काम नहीं चलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन को कहा जाता है, ठीक है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, यानी IUPAC प्रणाली में एसीटोन को क्या कहते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए, ऐसे भी आप लोग जानते हो। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दो। ए ऑप्शन में है मेथेनॉल, बी में है आपका एथेनॉल, सी में है आपका प्रोपेनॉन, और डी में है आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका एसीटोन का क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 3 कार्बन है, लिखेंगे प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे, यानी N जोड़ देंगे, हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे CO है, यानी कीटोन क्रियात्मक समूह है जिसका अनुलग्न ओन होता है, तो ओन जोड़ देंगे, हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। यानी एसीटोन को हम लोग प्रोपेनॉन कहते हैं। एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनॉन होता है। तो प्रोपेनॉन सी ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब प्रोपेनॉन, ठीक है। ये मेथेनॉल जो है किसका IUPAC नाम है,
फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम मेथेनल है और एसिटल्डिहाइड का आईपीएसी नाम एथेनल है और एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम आपका एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल एसिटिक का आईपीएसी नाम है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है, जिनका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। ठीक है, ध्यान दोगे। ठीक है, एथेनॉल एथेनल जो है एसिटल्डिहाइड का आईपीएसी नाम है, जिनका रासायनिक सूत्र जो होता है यहाँ पे लिख देते हैं CH3CHO होता है। ठीक है, मेथेनल, ये मेथेनल जो है किसका आईपीएसी नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड का, जिसका रासायनिक सूत्र HCHO होता है। याद रखोगे। ठीक है, चलिए ये सब चीज याद रखने का चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। आप लोग मेरा चश्मा पर कम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देख रहे हैं कि बाबू लोग चश्मा पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, चश्मा पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो चश्मा में मेरा नजर लग जाएगा। जब चश्मा में नजर लग जाएगा तो चश्मा टूट जाएगा और हम नाराज हो जाएंगे, और आप लोग चाहते हो कि सर नाराज हो जाए, तो इसलिए चश्मा पर ध्यान नहीं देना है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में आपका सोना है, बी में आपका चांदी है, सी में आपका कॉपर है और डी में आपका सोडियम है। तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रख लेना सोना धातु जो है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और सोना कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए तो हो ही जाएगा, क्योंकि सोना हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना का संकेत क्या होता है, चलिए हम लिख देते हैं, याद रखोगे। सोना का संकेत AU होता है और इनका परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है, 79। और चांदी का संकेत AG होता है और इनका परमाणु संख्या कितना होता है, 47। कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu होता है, इनका परमाणु संख्या होता है 29। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, इनका परमाणु संख्या होता है 11। ठीक है, याद रखोगे सोना, चांदी और कॉपर ये तीनों धातु जो है ये ग्रुप 11 का है। ये सोना, चांदी, कॉपर ये ग्रुप 11 का धातु है, यानी ये ग्रुप 11 का तत्व है। सोडियम जो है ये आपका ग्रुप 1 का धातु है, यानी सोडियम जो है ग्रुप 1 का तत्व है। ठीक है, चलिए एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, ये सोना, चांदी, कॉपर ये डी ब्लॉक का तत्व है। सोना, चांदी, कॉपर ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसलिए इन तीनों को हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो सोना, चांदी, कॉपर जो है डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए ये तीनों संक्रमण तत्व है। ठीक है, चलिए आप आ जाइए सोडियम। सोडियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है, ग्रुप 1 का तत्व है। ग्रुप 1 को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, तो सोडियम क्या है आपका, क्षारीय धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। कॉपर पाराइड्स का सूत्र है, तो कॉपर पाराइड्स का चलिए सूत्र देख लीजिए। कॉपर पाराइड्स जो है, पहली बात आप लोग को याद रखना होगा, कॉपर पाराइड्स जो है किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर धातु का अयस्क है। याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कॉपर पाराइड्स का सूत्र है, चलिए ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन में Fe2O3 है, बी में CuFeS2 है, सी में आपका ZnS है और डी में आपका HgS है। इस प्रकार से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में राइट क्या होगा, ध्यान देना है बाबू। कॉपर पाराइड का सूत्र है, तो कॉपर पाराइड्स का सूत्र जो है वो आपका CuFeS2 है, तो याद रख लेना है कॉपर पाराइड्स का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, बी है। और कॉपर पाराइड्स जो है याद रखना ये आपका कॉपर धातु का अयस्क है। चलिए ए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। Fe2O3 ये हेमेटाइट का सूत्र है। Fe2O3 हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है, और हेमेटाइट अयस्क जो है किस धातु का अयस्क है, तो आयरन यानी लोहा का है। ठीक है, अब आ जाइए Zn। ये ZnS जो है किसका सूत्र है, तो जिंक ब्लेंड अयस्क का सूत्र है। जिंक ब्लेंड अयस्क का सूत्र ZnS है, और जिंक ब्लेंड जो है किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका जिंक का है, याद रखना ये जिंक धातु का अयस्क है। HgS ये किसका सूत्र है, सीने बार का सूत्र है। सीने बार किस धातु का अयस्क है, तो पारा का है। ठीक है, यानी Hg का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, यानी मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। कौन सा अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, 4 अभिक्रिया का नाम दिया हुआ है। वुर्ज अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, तीसरा में है सी ऑप्शन में है हुंस-डिकर अभिक्रिया, चौथा में आपका है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो याद रखना है मिथाइल एमीन यानी एल्किन एमीन बनाया जाता है। एल्किल एमीन, तो एल्किल एमीन का सदस्य कौन है, मिथाइल एमीन है। तो एल्किल एमीन जो है वो हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है कौन सा अभिक्रिया द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए वुर्ज अभिक्रिया द्वारा एल्केन बनाया जा सकता है, हुंस-डिकर अभिक्रिया द्वारा
हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एल्किल एमीन बनाया जा सकता है, R सिंगल बॉन्ड NH2 बनाया जा सकता है। कौन सा अभिक्रिया द्वारा? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। एल्किल एमीन का सदस्य कौन है? मिथाइल एमीन, इसलिए हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। वुड्स अभिक्रिया द्वारा एल्केन बनाया जा सकता है, R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। चलिए याद रखना, हुन्स-एटिकर अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड को बनाया जा सकता है, R सिंगल बॉन्ड X को बनाया जा सकता है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जा सकता है? एल्किल एल्किल बेंजीन को बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? एल्किल बेंजीन। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया द्वारा एल्किल बेंजीन बनाया जा सकता है। हुन्स-एटिकर अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एल्किल एमीन बनाया जा सकता है। वुड्स अभिक्रिया द्वारा एल्केन बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन या मेथिल एमीन किसका सदस्य है? एल्किल एमीन का। तो यह कौन सा अभिक्रिया द्वारा बनाया जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका 5 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे बाबू लोग? बोलो, जोर से बोलो, आवाज। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। हल्का में नहीं लेगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यानी पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और घर में पढ़िए, ठीक है। घर में पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि हम बोलते हैं तो बुरा नहीं मानना है, आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। यदि आप घर में पढ़ोगे 3-4 घंटा तो जरूर आपका बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर आएगा। जब 400 प्लस नंबर आएगा तो सीना तान के चलोगे। लोग कहेगा कि वाह क्या नंबर लाया है, लाजवाब नंबर लाया है। लोग तारीफ करेंगे कि फलना का बेटा 400 प्लस नंबर लाया है। तारीफ करने का लायक बन जाओगे, ठीक है। और आप जो है अच्छे से चलोगे, आपको भी खुशी महसूस होगा, आपको भी लगेगा कि हम कुछ किए हैं, अच्छा रिजल्ट हम लाए हैं, तब न लोग आज मेरा तारीफ कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। घर में करना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अकरम तुम्ही को बोल रहे हैं, ठीक है। इधर ध्यान देना है, गपशप नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। कौन बेरवादार ठोस का उदाहरण है? प्रिंस बता पाओगे? बता पाओगे? बता दोगे? ठीक है, हम ऑप्शन बोल रहे हैं। ए ऑप्शन में है हीरा, बी में नमक है, सी में ग्रेफाइट है, डी में रबर है। यानी इनमें से कौन बेरवादार ठोस का उदाहरण है? बोलो फटाफट, प्रिंस बोलो, क्या हो जाएगा? क्या रबर? हाँ रमेश, रबर होगा। आशुतोष पक्का? प्रिंस सही बोल रहा है? चलिए बिल्कुल सही, रबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबर, ठीक है। और बेरवादार ठोस कौन कौन है, यानी बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन कौन है, हम वो लिख देते हैं, याद कर लोगे। रबर तो आपका बेरवादार ठोस है, ये है। आपका प्लास्टिक भी है, ठीक है। कौन है? प्लास्टिक, ठीक है, याद रखोगे। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, मोम हो गया, आपका कांच हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सभी आपका क्या है? बेरवादार ठोस का उदाहरण है। रबर, प्लास्टिक, मोम, कांच, जिलेटिन, ये सभी आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है, याद रख लोगे। और रवादार ठोस का उदाहरण कौन कौन है? रवादार, ठीक है, ये तो बेरवादार का हो गया। रवादार में आपका हीरा है, नमक है, ग्रेफाइट है। तो चलिए हम यहाँ हीरा लिख देते हैं, नमक भी लिख देते हैं, ग्रेफाइट भी लिख देते हैं, ठीक है, याद रखो ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ भी लिख देते हैं, ठीक है, सोना लिख देते हैं, आपका तांबा भी हो जाएगा। तो ये सभी आपका जो है रवादार ठोस का उदाहरण है, ठीक है, याद रख लोगे। ये सभी आपका रवादार, ये आपका बेरवादार, याद रखोगे। हो सकता है इनमें से कोई भी ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो याद रख लोगे कौन बेरवादार है और कौन रवादार ठोस का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। सभी लिगैंड होते हैं, सभी लिगैंड क्या होते हैं? लेविस भस्म में होते हैं। क्या होते हैं? लेविस भस्म, याद रख लोगे। सभी लिगैंड होते हैं, लेविस भस्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी लेविस भस्म लिगैंड नहीं होते हैं। सभी लेविस भस्म में लिगैंड नहीं होते हैं, लेकिन सभी लिगैंड लेविस भस्म में होते हैं, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? लिगैंड किसको कहते हैं मालूम है? उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु से जो परमाणु या आयन या अणु जुड़ा हुआ होता है उसी को ने लिगैंड कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। तो सभी लिगैंड जो होते हैं लेविस भस्म में होते हैं, लेकिन सभी लेविस भस्म में लिगैंड नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे प्रबल भस्म है, सबसे प्रबल भस्म है, इनमें से कौन सबसे प्रबल भस्म है? चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से सबसे प्रबल भस्म कौन है? तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं,
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे प्रबल भस्म आपका HClO4 हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा। सब इसका नाम है परक्लोरिक अम्ल। ये आपका क्लोरिक अम्ल का सूत्र है और ये आपका क्लोरस अम्ल का सूत्र है और ये आपका हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र है। याद रखना, ये आपका परक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, ये आपका क्लोरिक अम्ल का सूत्र है, ये आपका क्लोरस अम्ल का सूत्र है, ये आपका हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र है। ठीक है, यदि कोई पूछे हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र, बोलोगे HClO। बोला कोई बोले कि बताओ क्लोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HClO2। कोई पूछे कि क्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HClO3। कोई पूछे परक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HClO4। ठीक है, जो सबसे प्रबल भस्म है, ये चारों में से सबसे प्रबल भस्म कौन है, परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ दे। बोलो, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम बोला करो। ठीक है, जोर से बोलो, चलो फटाफट बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े, बोलो। हाँ ठीक है, इसी तरह आवाज देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एथॉक्सी एथेन का सूत्र है, इनमें से कौन एथॉक्सी एथेन का सूत्र है बतलाना है। इनमें से कौन एथॉक्सी एथेन का सूत्र है। चलिए ए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, CH3OCH3, यानी ये आपका मेथॉक्सी मेथेन का सूत्र है। ये आपका हो गया क्या हो गया, मेथॉक्सी एथेन का सूत्र है। ये आपका हो गया एथॉक्सी एथेन का सूत्र, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी हो जाएगा और ये आपका एथेन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। C2H5O C2H5 ये आपका एथॉक्सी एथेन का सूत्र है। ये आपका मेथॉक्सी मेथेन का सूत्र है। ये आपका मेथॉक्सी एथेन का सूत्र है। ये आपका एथॉक्सी एथेन का सूत्र है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ओलियम का सूत्र है, तो ओलियम का राइट सूत्र क्या हो जाएगा, सही सूत्र क्या हो जाएगा। ये आपका H2SO7, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। ओलियम का सूत्र जो होता है H2S2O7, H2S2O7, ये ओलियम का रासायनिक सूत्र होता है। तो ओलियम का सूत्र क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बोलो ना यार, हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो है H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। ये आपका H2SO3 ये सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र है। और ये आपका H2SO5 ये आपका पर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। याद रखना, ये तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ये आपका सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र है, ये आपका पर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो इसका सही जवाब तो ए होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ओ हीरो, तेरा ध्यान किधर है, ध्यान इधर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर हो गया 10 कंप्लीट। अब 10 के बाद क्या होता है, 11 होता है ना। हीरो ध्यान इधर देना है, उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जब हम बताते हैं तो ध्यान इधर देना है। ठीक है, सबको बोल रहे हैं, पर्सनल उसको नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऐसे भी आज की वीडियो में ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं, बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम, कौन सा बोर्ड एग्जाम, जोर से बोलो, क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। इस तरह का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगले वीडियो में और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे जो आपके बिहार बोर्ड 2026 के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। मेहनत करोगे तब ना हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे। आप लोग तो मेहनत ही नहीं करते हो, घर में पढ़ते ही नहीं हो, घर में नहीं पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग घर में पढ़ो, घर में मेहनत करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, CONH2 ग्रुप को कहा जाता होगा, एमिडो ग्रुप कहा जाता है। चलिए डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12, उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, अप्रूफ है एक दूसरे का, क्या है अप्रूफ है, किसका अप्रूफ है, फास्फोरस का अप्रूफ है। उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है, अप्रूफ है। याद रखना है, ऑप्शन पर ध्यान देना है, जिस ऑप्शन पे अप्रूफ होगा वो आपका सही जवाब होगा। जोरों से बोलो, क्या होगा, सही जवाब होगा। क्योंकि उजला और पीला फास्फोरस जो है, फास्फोरस का क्या है, अप्रूफ है। तो जिस ऑप्शन में अप्रूफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब कोई बोलो, अप्रूफ अप्रूफ अप्रूफ, क्या हो जाएगा, अप्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है तो अनुत्क्रमणीय है, क्या है, अनुत्क्रमणीय, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पे ध्यान देना, 13 पर ध्यान देना है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय और भौतिक अधिशोषण अभिक्रिया हो जाएगा उत्क्रमणीय। भौतिक अधिशोषण अभिक्रिया उत्क्रमणीय, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय, याद रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका 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 सिरका, जैसे इमली में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इमली में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये एसिटिक अम्ल का क्या है? रासायनिक सूत्र है CH3COOH। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। सबको ही बोलो, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलो, CH3COOH, 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 ठीक है। और ये किसका सूत्र है? फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। और फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता मालूम है? चींटी, मधुमक्खी के डंक में। साथ ही साथ याद रखना है आप लोग को, बिच्छू बूटी की पत्तियों में, बिच्छू बूटी एक पौधा है, उनकी पत्तियों में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और ये पौधा जो है पहाड़ों में पाया जाता है। यदि उसका पत्ती जो है हाथ में सट जाए तो आपको पूरा चुनचुनाने लगेगा, ठीक है। तो बिच्छू बूटी की पत्तियों में, चींटी और मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब चींटी यदि काट ले तो लहर, मधुमक्खी काट ले तो लहर, ऐसा क्यों होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। और ये C2H5COOH, ये किसका? प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है, ठीक है, अयस्क कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये गैंग किसको कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। गैंग को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। स्लेग किसको कहते हैं? स्लेग किसे कहते हैं? स्लेग, स्लेग किसे कहते हैं? ध्यान दो बाबू लोग, गैंग और फ्लस्क के अभिक्रिया से एक पिघला हुआ पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम लोग स्लेग कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना कंप्लीट? हो गया ना कंप्लीट? हो गया ना? जोर से बोलो ना यार। अरे तुम क्यों इधर उधर ऐसे वैसे क्या कर रहा है? पूरा छटपटा। अच्छा, गर्मी लग रहा है, ज्यादा गर्मी लग रहा है? पंखा चल रहा है फिर भी तुमको गर्मी लग रहा है क्या यार? तुम लोग नौटंकी करते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। चश्मा लेगा? दे दें? पागल नतन, चश्मा हम पहनेंगे, तुमको क्या देंगे? चश्मा मेरा है तो तुमको क्यों देंगे? चश्मा पर नजर रखा है, चश्मा पहनने का मन है, या चश्मा पहनने आया है? मारेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? चलिए ध्यान दीजिए, क्या कीजिए? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। क्या करना है? ध्यान 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 ध्यान, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एनिलीन में पाई बंधों की संख्या है, एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? यही आपका क्वेश्चन नंबर 16, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी है, यानी एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 1 है, डी में 4 है। तो कितना होता है? एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितना होता है? तो सबको मालूम है। चलिए एनिलीन का रासायनिक सूत्र C6H5NH2 होता है, यही ना होता है एनिलीन का रासायनिक सूत्र। चलिए इसका संरचना सूत्र बना देते हैं। चलिए तो बेंजीन में क्या करना है हम लोग को? बेंजीन में NH2 समूह को जोड़ देना है। चलिए बेंजीन में NH2 समूह को जोड़ दिए, ये आपका क्या हो गया? बेंजीन रिंग। इनमें NH2 समूह को जोड़ दिए तो एनिलीन हो गया। ये एनिलीन का क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। ये एनिलीन का क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को ही हम लोग पाई बंद कहते हैं। तो देखिए क्या को इसमें डबल बॉन्ड है? 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब 3 गो पाई बंद। तो इसका मतलब एनिलीन में कितना पाई बंद? यहाँ पे डबल बंद है तो ये आपका पाई है, यहाँ पे डबल बंद है तो ये आपका पाई है, यहाँ पे आपका डबल बंद है तो यहाँ पे पाई है। तो कितना पाई? 1 2 3 पाई, तो 3 पाई। एनिलीन में पाई बंदों की संख्या 3, यानी 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा, भी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है NH3 में, NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का सूत्र है ना। NH3 अमोनिया का सूत्र है ना। अमोनिया में N का संकरण है, यानी NH3 में N यानी नाइट्रोजन का संकरण है, क्या है? sp3 sp2 d2 sp3। आप लोग को हम बतलाए थे संकरण निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एनिलीन का हम संरचना सूत्र बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 सिंगल बंद से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो संकरण निकालने का तरीका क्या होता है? हम लोग को देखना होता है कि कितना सिग्मा बंद है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बंद को सिग्मा बंद बोलते हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा,
तो अमोनिया में टोटल कितना सिग्मा है, यानी कितना सिंगल बंध है, 3, तो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा लिख दिए। क्या गो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एगो है ना, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 1 जोड़ दो, कितना आया 4, जिसका 4 आता है उसका sp3 संकरण होता है, हम बताए थे ना, 4 आएगा तो sp3, 3 आएगा तो sp2 और 2 आएगा तो sp, तो sp3 संकरण हो जाएगा। अमोनिया में n का संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 देखते हैं। चलिए, बेंजीन में OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन में OH समूह जुड़ा हुआ है, तो आप सबको मालूम है बेंजीन में OH समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन में जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम क्या होता है, फिनॉल होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, ये आपका 18 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। चलिए 19 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जवर कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, जवर मतलब बुखार, बुखार कम करने के लिए, ठीक है, उपयोगी, बुखार कम करने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हो उस दवा को आप क्या कहते हो, जबरनाशी कहते हो, या पीड़ाहारी कहते हो, या प्रत्यय अम्ल यानी एंटाइसिड कहते हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए जबर कम करने के लिए, बुखार, जबर मतलब बुखार होता है, बुखार कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं हम लोग जबरनाशी कहते हैं। बुखार को कम करने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं उसको हम लोग जबरनाशी कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। पीड़ाहारी मतलब दर्द को कम करने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं उसको पीड़ाहारी कहते हैं। अप्रत्यय अम्ल, यदि पेट में काफी ज्यादा गैस बन गया है, एसिड ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, तो वहां पे हम लोग एंटासिड यानी प्रत्यय अम्ल का दवा का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। किसी के अंत में 9 देख लोगे, किसी के अंत में 9, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में भी 9 है, ऑक्सीजन में भी 9 है, किसी के अंत में 9 देख लोगे, ठीक है, याद रखोगे। हम क्या बोले, किसी के अंत में 9, एक समझो तो एक ट्रिक है, तो समझ जाना वो आपका अधातु है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 9 9, तो सीधा आंख बंद करके बोलो ये आपका क्या है, अधातु, ठीक है। चलिए आपको, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है बहुत ही सुपर क्वेश्चन। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, कौन सा विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। इस अम्ल को कौन सा विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन संपर्क विधि, ऑस्टवाल्ड विधि, प्रकाश संश्लेषण, हेबर विधि। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा तैयार किया जाता है। और अमोनिया को NH3 को अमोनिया को हेबर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। डेटॉल का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में डेटॉल का उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक, चलिए यहाँ पे लिख दिए एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में डेटॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है वो आपका संश्लेषित रबर है, प्राकृतिक रबर। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है वो आपका संश्लेषित रबर है। तो ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में संश्लेषित रबर है, संश्लेषित रबर, जिस ऑप्शन में होगा ब्यूना एन तथा ब्यूना एस संश्लेषित रबर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन याद रखिए, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है संश्लेषित रबर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, CH4 में यानी मीथेन में, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है ना। CH4 किसका सूत्र है, मीथेन का सूत्र है। तो मीथेन में बोल रहा है सिग्मा बंधों की संख्या, यानी क्या को सिंगल बंध है। तो चलिए मीथेन का हम संरचना सूत्र बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, ठीक है, यानी सिंगल बंध को सिग्मा बोलते हैं। यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, 4 सिग्मा। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा को हम लोग sp3 बोलते हैं। तो ये sp3 हो जाएगा। सॉरी, ये संकरण नहीं निकालना है, सिग्मा बंध की संख्या बताना है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है, तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, H2SO4 है, क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। चलिए द्विभाषमिक अम्ल याद रखना। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए द्विभाषमिक अम्ल H2SO4, जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हीलियम का सूत्र है। तो हीलियम का सूत्र कौन है,
HEHI HM सभी। तो हीलियम एकल परमाणविक होता है, इसलिए हीलियम का सूत्र भी क्या हो जाएगा, He हो जाएगा। जो संकेत होगा वही हीलियम का सूत्र भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। सिनेबार कहा जाता है, तो सिनेबार HGS को कहा जाता है, यानी HGS सिनेबार का सूत्र है। PBS ये गलेना का सूत्र है, और ZNS ये जिंक ब्लेंड का सूत्र है। H2S ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। तो सिनेबार कहा जाता है, तो सिनेबार कहा जाता है, HGS को कहा जाता है, यानी सिनेबार का रासायनिक सूत्र HGS होता है। ये पारा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। तो चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग, मन लगाइए पढ़ाई में। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। आखिर क्यों नहीं भटकाना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा लाजवाब, ठीक है, शानदार, बहुत ही खास आपके लिए है। क्यों है, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2026 में देना है। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर अभी से कर लोगे कंप्लीट तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह का और बहुत सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केमिस्ट्री में चाहिए और चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, जरूर हम बना देंगे। अगला वीडियो में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए लीजिए। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो याद रखना एस ऑर्बिटल का आकार गोलीय होता है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल का आकार जो होता है डम्बेल होता है। ठीक है, पी का डम्बेल होता है, और डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है, याद रखना है। ठीक है, एस ऑर्बिटल का आकार गोलीय, पी ऑर्बिटल का आकार डम्बेल, और डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल। तो डी ऑर्बिटल का आकार होता है तो डबल डम्बेल हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण जो होता है कार्बन में होता है। इसी कारण जो है कार्बन बड़ा बड़ा एकदम नहीं होता है, बड़ा बड़ा यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन अपने ही परमाणु से जुड़ कर लंबा लंबा श्रृंखला बनाता है, तो कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखलन गुण याद रखना है सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, याद रखना है, और सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है, इसलिए लिख दिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई पूछ रहा है, तो 1.54 एंगस्ट्रम याद रखना है। ऑप्शन पर ध्यान देना, जिस ऑप्शन में होगा राइट हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बोरैक्स का रासायनिक नाम है, तो सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट, इनमें से कोई नहीं। तो बोरैक्स का रासायनिक नाम बताइए देते हैं, तो सोडियम टेट्राबोरेट होता है बोरैक्स का रासायनिक नाम। एक बार सब कोई बोलिए, सोडियम टेट्राबोरेट बोलिए। सोडियम टेट्राबोरेट किसका रासायनिक नाम है, बोरैक्स का रासायनिक नाम है। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग को टोटल जो है 30, ठीक है, टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आंसर के साथ बताए हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो जितने भी क्लास 12 बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिनका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है यानी देने वाला है, उनके लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही खास है। आप लोग को और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।